स्टार्ट। महोदय, प्रधानमंत्री बहुत बार कह चुके हैं कि वह एक नया भारत बनाना चाहते हैं, एक नया भारत जिसमें हर भारतीय के पास अपना घर हो, जिसमें बिजली, पानी और घरेलू गैस की सुविधाएं होंगी, एक नया भारत जिसमें हर नौजवान के पास रोजगार होगा। यह इसलिए अच्छा सपना है कि जब तक आम भारतीय के पास ये बुनियादी चीज़ें नहीं होंगी, तब तक भारत की जगह दुनिया के आर्थिक महाशक्तियों की श्रेणी में नहीं हो सकती है। सवाल यह है कि इस नए भारत में इतिहास की कोई जगह होगी या नहीं। यह सवाल पूछना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि जगह जगह मोदी सरकार अपने इस दूसरे दौर में इतिहास को मिटाने का प्रयास करती दिख रही है। दिल्ली में ऐतिहासिक संसद को संग्रहालय में तब्दील करके एक नया संसद भवन बनाना नई दिल्ली के इस सबसे ऐतिहासिक हिस्से में नएपन लाने के इतने प्रयास होने लग गए हैं कि लगता है कि जैसे इतिहास को मिटाकर एक नया इतिहास लिखने की कोशिश हो रही है। वाराणसी जैसे प्राचीन शहर की भी शक्ल बदली जा रही है। पुरानी गलियां जहां थी वहां अब नया कॉरिडोर बन रहा है जो गंगा जी से लेकर विश्वनाथ मंदिर तक जाएगा। पिछले सप्ताह आगरा की बारी आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आगरा का नाम बदलकर अग्रवन किया जा सकता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यही इस शहर का प्राचीन नाम हुआ करता था। ऐसी ही प्रशासनिक लापरवाही वाराणसी में भी दिखती है। पिछली बार जब मैं वाराणसी गई थी तो वहां कॉरिडोर की तैयारियां दिखी थीं और 80 घाट पर नई इमारतें भी दिखाई पड़ी थीं। नरेंद्र मोदी जब से वाराणसी के सांसद बने हैं, यहाँ के घाटों की काफी हद तक सफाई हुई है, लेकिन जो सबसे जरूरी परिवर्तन आना चाहिए वह न तो आया है और न ही कोई उसके बारे में सोच रहा है। हमारे इस सबसे प्राचीन शहर में घाटों के आसपास और पुरानी गलियों में जब तक मोटर गाड़ियों पर पाबंदी नहीं लगती है, तब तक बनारस बद से बदतर होता रहेगा। विकसित देशों के प्राचीन शहरों में मोटर गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया जाता है। देश की राजधानी में जब तक वायु प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक दिल्ली में भी नयापन लाना बेकार है। नए भारत में इतिहास का सम्मान जरूरी है। आगरा का हाल इतना खराब है कि पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के आसपास नाम के वास्ते भी सफाई नहीं दिखती है। ताजमहल के पड़ोस में संगमरमर के उन कारीगरों के वंशजों
की बस्ती है। यह बस्ती शायद इस इमारत के निर्माण के समय से ही है। सज्जनों, भारतीय फिल्म जगत संगीत के बेताज बादशाह हैं। वे गायक भी हैं, गाने भी लिखते हैं, संगीत निर्देशक भी हैं। इन सब से ऊपर वे एक उद्यमी भी हैं। उन्हें दुनिया के कई प्रसिद्ध पुरस्कार मिले हैं। उनके बचपन का नाम A.S. दिलीप कुमार था। उनका जन्म संगीत में रमे हुए तमिलनाडु के एक परिवार में हुआ था। उनके पिता फिल्मों के लिए म्यूजिक देने का कार्य करते थे। वे अपने पिता को देख देख कर सिर्फ 4 साल की उम्र में ही हारमोनियम पर हाथ आजमाने लगे थे। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने पियानो पर भी हाथ चलाने शुरू कर दिए थे। अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं A.R. रहमान की बात कर रहा हूँ। A.R. रहमान को महज 11 साल की उम्र में घर का खर्चा चलाने के लिए तमिल फिल्मों के एक संगीत निर्देशक के यहाँ कार्य करना पड़ा। उसी दौरान उनकी बड़ी बहन गंभीर रूप से बीमार हो गई। उनका परिवार बिल्कुल टूट सा गया था। पिताजी के निधन के बाद रहमान का एक बार फिर भगवान से विश्वास उठ गया था। रहमान की मां ने पूरे परिवार सहित सूफी इस्लाम को अपना धर्म बनाया। रहमान ने तन मन लगन से कार्य किया और बहुत जल्द पूरे भारत पर छा गए। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल एक भारतीय क्रिकेटर हैं। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट व एक दिवसीय क्रिकेट दोनों में सर्वाधिक शतक अर्जित किए हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसके साथ टेस्ट क्रिकेट में 15,000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं। एक दिवसीय मैचों में भी उन्हें कुल सर्वाधिक रन बनाने का कीर्तिमान प्राप्त है। वह 2 बार भारतीय टीम के कप्तान बने। सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में किया था। सचिन ने अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच भी पाकिस्तान के खिलाफ 18 दिसंबर 1989 को खेला। 5 फुट 5 इंच लंबे तेंदुलकर अपने कद की कमी को अपने पैरों के फुर्तीलेपन से पूरा करते हैं। क्रिकेट इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी ने तेंदुलकर की यह कहते हुए प्रशंसा की कि पिछले 50 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले बेशुमार बल्लेबाजों में सिर्फ तेंदुलकर उनकी शैली के निकट पहुंच सके हैं। वे क्रिकेट जगत के सर्वाधिक प्रायोजित खिलाड़ी हैं और विश्व भर में उनके अनेक प्रशंसक हैं। उनके प्रशंसक उन्हें प्यार से लिटिल मास्टर व
मास्टर ब्लास्टर कहकर बुलाते हैं।